3, 2, 1. New topic in this chapter is फेयोल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अपन ने अभी तक पढ़ा कि हेनरी फेयोल की कहानी क्या थी, उन्होंने कहाँ जन्म लिया, उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन मैनेजमेंट स्टडीज में दिए। यहाँ पर हम देखेंगे उनके द्वारा दिए गए 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। उनके अभी केवल नाम पढ़ेंगे, फिर इसके बाद अपन एक एक को डिटेल में कंटिन्यू करेंगे। ओके, सबसे पहला प्रिंसिपल, फेयोल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, सबसे पहला प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क, जहां पे उन्होंने ये बोला है कि पूरे वर्क को डिवाइड कर दो, छोटे छोटे टास्क में हर एक एम्प्लॉय को दो ताकि स्पेशलाइजेशन आए। दूसरा है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन अपन को पता है ऑलरेडी, हर एक चीज डिसिप्लिन्ड वे में होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है। फिर यूनिटी ऑफ कमांड, इस प्रिंसिपल के द्वारा वो ये कहना चाह रहे थे कि एक एम्प्लॉय को एक बॉस से ही ऑर्डर मिलना चाहिए, नहीं तो वो एम्प्लॉय कंफ्यूज हो जाएगा या फिर अपने मिस यूज कर सकता है वो, ठीक है। फिर इसके बाद यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, जितनी भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं एक ग्रुप के अंदर, उनका डायरेक्शन एक ही जगह होना चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए डायरेक्शन में। ऐसा नहीं कि ये एम्प्लॉय अलग डायरेक्शन में काम कर रहा है, ये एम्प्लॉय अलग डायरेक्शन में काम कर रहा है। फिर उसके बाद रेम्यूनरेशन, रेम्यूनरेशन मतलब होता है सैलरी, वेजेस, ठीक है। तो एक प्रॉपर सैलरी होनी चाहिए, कॉम्पिटिटिव सैलरी देना चाहिए अपन को एम्प्लॉय को। क्यों? क्योंकि अगर एक मोटिवेटेड एम्प्लॉय होगा तभी वो अच्छे से काम कर पाएगा, तो रेम्यूनरेशन। फिर इसके बाद आ जाता है अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी का मतलब होता है पावर टू टेक डिसीजन, एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द असाइन्ड जॉब ऑन टाइम। मतलब कि ये इसको अपन मान सकते हैं पावर, ठीक है, और इसको अपन मान सकते हैं ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट जॉब, मतलब जिम्मेदारी, ठीक है। अगर पावर ज्यादा होगी और जिम्मेदारी कम होगी तो लोग मिसयूज करेंगे, ठीक है। और अगर जिम्मेदारी बहुत ज्यादा होगी और पावर बिल्कुल होगी ही नहीं तो अपन काम ही नहीं कर पाएंगे। अपन देखेंगे डिटेल में इसको बाद में, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाता है सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन मतलब होता है पावर्स, जो है अपन ने लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ी थी ना, 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। तो सेंट्रलाइजेशन मतलब कि पूरी जो पावर है, डिसीजन टेकिंग पावर है, वो पूरी टॉप लेवल के पास ही रहे और नीचे लोअर या मिडिल लेवल के पास कोई पावर ना रहे। और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि पावर जो है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो हर लेवल के पास, ठीक है। फिर इसके बाद स्केलर चेन। स्केलर चेन एक इस टाइप का डायग्राम आप देखोगे अपनी बुक्स में, जहां ABCD वगैरह वगैरह दिखेगा। मतलब ये टॉप लेवल है, ये मिडिल लेवल है और ये लोअर लेवल है। इसका मतलब क्या है कि हमें जब भी बात करनी है, हमें कोई मैसेज पहुंचाना है, तो वो एक प्रॉपर चेन के थ्रू होना चाहिए जिसकी वजह से कम्युनिकेशन गैप ना आए, ठीक है। मतलब कुछ एम्प्लॉयज ऐसे रह जाए जिनको इन्फॉर्मेशन पता है, कुछ एम्प्लॉयज ऐसे हो जाए जिनको इन्फॉर्मेशन नहीं पता है, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है ऑर्डर। ऑर्डर में ये वाला ऑर्डर नहीं है वो कि जाओ जाके काम करो, ये वाला ऑर्डर है कि हमें हर एक चीज़ सिस्टमेटिकली जमानी है। मतलब हमारा मटेरियल ऑर्डर में होना चाहिए, हमारे यहाँ जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनका प्रॉपर ऑर्डर होना चाहिए कि हाँ यहाँ ये केबिन रमेश का है, ये केबिन राम का है, इस तरीके से, ठीक है। तो ये प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद इक्विटी, हमें एक जैसा व्यवहार करना चाहिए हर एम्प्लॉय के साथ। फिर इसके बाद इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब होता है कि जब कोई एम्प्लॉय अपना सजेशन लेके आए तो उसका सजेशन सुना जाए और अच्छा है तो उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। मतलब उन्हें अपन इनिशिएटिव दे कि भाई तुम लोग भी आओ, अपने सजेशन दो, ठीक है, ताकि वो मोटिवेटेड रहे, उनके अंदर एक फीलिंग आए कि बिलोंगिंगनेस की फीलिंग आए कि वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन का ही हिस्सा है। फिर इसके बाद स्प्रिट द कॉप, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, ठीक है। स्प्रिट द कॉप का मतलब होता है यूनिटी इज स्ट्रेंथ, नाम से समझ में आ रहा होगा, एकता में बल, कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन को मतलब एकता में चलना चाहिए, एक दूसरे के अपोजिट नहीं रहना चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सोनल, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सोनल, यहाँ पे ये जो स्टेबिलिटी वर्ड है उसका मतलब स्टेबल रहना होता है, टेन्योर मतलब होता है टाइम पीरियड, और ये पर्सनल मतलब होता है एम्प्लॉय, ठीक है। तो एम्प्लॉय का जो टेन्योर है, जो टाइम पीरियड है, वो स्टेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अपन ने एम्प्लॉय को 1 महीने यहाँ काम कराया,
फिर 1 महीने बोला कि नहीं तुम्हारा ट्रांसफर वहां कर दिया, फिर वो पूरा अपना लेके गया वहां, फिर वहां से उसको कहीं और ट्रांसफर कर दिया। भाई कितना ज्यादा डिस्गस्ट, मतलब कितना ज्यादा खराब स्थिति, स्ट्रेस में आ जाएगा वो एम्प्लॉय, काम नहीं कर पाएगा। तो ये चीज नहीं होना चाहिए। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल, मतलब कम से कम मिनिमम टाइम पीरियड होना चाहिए कुछ, जब तक वो एम्प्लॉय 100% वहां पे रहेगा। उसके माइंड में ये नहीं होना चाहिए कि यार मुझे कभी भी निकाला जा सकता है, ठीक है। फिर इसके बाद सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। इंडिविजुअल सबऑर्डिनेशन, ट्रांसफर ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, मतलब इंडिविजुअल इंटरेस्ट जैसे एम्प्लॉय क्या सोचता है कि हम ज्यादा से ज्यादा सैलरी कमाएं, और जनरल इंटरेस्ट मतलब पूरे ऑर्गेनाइजेशन का क्या होता है कि हम ज्यादा प्रोडक्शन करें, हम ज्यादा प्रॉफिट कमाएं। तो यही वो बोल रहा है कि सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। कुछ इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में काम करो कि लोग अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट के बारे में ना सोचकर जनरल इंटरेस्ट के बारे में सोचे, क्योंकि जनरल इंटरेस्ट अगर अचीव हो गया तो इंडिविजुअल इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली अचीव हो जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट ज्यादा होगा, सैलरी प्रमोशंस वगैरह होंगे ही होंगे। फिर तो यहां पर 14 प्रिंसिपल हमको एक एक करके डिस्कस करना है। सबसे पहला जो है डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल डिवीजन ऑफ वर्क का अपन एक एग्जांपल मान लेते हैं। क्या बोला है उन्होंने? फॉर एग्जांपल एक चेयर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, कंपनी छोड़ो, बहुत ही छोटे 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 लेवल पर बात करेंगे अपन, ठीक है। ये एक चेयर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है। ये चेयर के 4 पांव, ये सीट और ये, ठीक है। तो ये चेयर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, लकड़ी की चेयर बनती है। यहां पर कंपनी नहीं है, छोटा सा एक शॉप है, ठीक है, बिल्कुल शहर के सेंटर में। अब लकड़ी काट के लानी पड़ती है, कटिंग हो गया, ठीक है। चेयर बनाना इज अ बिग टास्क है ना, चेयर बनाना एक बड़ा काम है। लकड़ी काट के लाना है, फिर उसको क्या देना है, उसको शेप देना है, शेप के बाद उसको थोड़ा रब करना है ताकि वो सही रहे, फिर उसके बाद उसको क्या करना है, पॉलिश करना है, ठीक है। तो ये हो गए 4 काम, ठीक है, और जॉइन भी करना है, ठीक है। ये हो गए 5 काम। तो चेयर बनाना एक बहुत बड़ा काम है, ठीक है। अब हमने जो डिवीजन ऑफ वर्क है उसमें क्या बोला कि ये जो काम है उसके छोटे छोटे हिस्से कर दो। हमने कर दिए छोटे 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 हिस्से, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल तुमने ये सारा काम एक ही बंदे को दे दिया, ठीक है। तुम वो एक ही बंदे से कभी ज्वाइनिंग करवा रहे हो, कभी ज्वाइन करवा रहे हो, कभी उससे पॉलिश करवा रहे हो, फिर कभी उससे रब करने को बोलते हो, कभी उससे शेप करने को बोलते हो, कभी उससे कट करने को बोलते हो। तो वो जो पर्टिकुलर एम्प्लॉय है वो किसी चीज में स्पेशलाइज्ड हो ही नहीं पाएगा, ठीक है ना, कोई भी काम उसको ढंग से करने को नहीं आ पाएगा, ठीक है। यहां पर डिवीजन ऑफ वर्क का ये मतलब है कि पूरा जो काम है उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दो और एक एम्प्लॉय को केवल एक ही काम बार 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 करने को बोलो, जिससे होगा क्या, उसके अंदर आ जाएगा स्पेशलाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल जो ए है वो हमेशा क्या कर रहा है, रब ही कर रहा है, ठीक है। जो बी है वो हमेशा से क्या कर रहा है, वो पॉलिश ही कर रहा है। जो सी है वो हमेशा से क्या कर रहा है, चेयर को ज्वाइन कर रहा है, ठीक है। जो डी है वो शेप दे रहा है और जो ई है वो कटिंग करके ला रहा है, ठीक है। तो इससे होगा क्या कि सी स्पेशलाइज्ड हो जाएगा ज्वाइनिंग में, बी स्पेशलाइज्ड हो जाएगा पॉलिशिंग में, ए स्पेशलाइज्ड हो जाएगा रबिंग में। इससे स्पेशलाइजेशन आएगा। और हाँ, एक और चीज, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होगा। सबको पता रहेगा कि हमारा ये काम है और यहाँ पे डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होगा, स्पेशलाइजेशन आएगा, वेस्ट भी नहीं होंगे रिसोर्सेस, ठीक है। तो ये तो एक जनरल सा एग्जाम्पल था, बहुत ही छोटे लेवल का। अब डिवीजन ऑफ वर्क पढ़ते हैं, क्या कहा है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल होल वर्क, पूरा काम, मस्ट बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट, ठीक है। पूरा काम जो है वो छोटी छोटी यूनिट या टास्क में डिवाइड कर देना चाहिए, ठीक है। एंड इंस्टेड ऑफ असाइनिंग द होल वर्क टू 1 पर्सन, ठीक है, इंस्टेड ऑफ असाइनिंग होल वर्क टू 1 पर्सन, मतलब पूरा काम एक को देने के बजाय, ठीक है, 1 टास्क और वर्क शुड बी असाइंड टू ओनली वन ओनली, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कैपेबिलिटी, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, ठीक है। मतलब कि पूरा काम जो है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दो, छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड कर दो और वो छोटे छोटे यूनिट पर्टिकुलर इंडिविजुअल एम्प्लॉय को दो, उसके क्वालिफिकेशन के हिसाब से, उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से,
ठीक है, इससे समझ में आ रहा होगा, बहुत ही कॉमन चीज है, लेकिन फिर भी डिवीजन ऑफ वर्क उस समय किसी ने नहीं सोचा था। व्हेन अ पर्सन इज performing a part of job again and again, he will become expert and specialized in that। ठीक है, मतलब कि जब कोई एक पर्सन, जैसे यहां पे बी हमेशा पॉलिश कर रहा था, बी से अच्छा पॉलिश कोई नहीं कर सकता। ठीक है, तो यहां पर व्हेन अ पर्सन इज परफॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ जॉब अगेन एंड अगेन, अगर कोई पर्सन एक ही जॉब का पार्ट दोबारा दोबारा करता है तो वो उसमें क्या हो जाता है, वो उसमें परफेक्ट हो जाता है और वो उसमें स्पेशलाइज्ड हो जाता है, जिससे होता क्या है कि उससे अच्छा वो काम कोई और कर ही नहीं सकता। उससे अच्छा मतलब कि कम कॉस्ट में उससे अच्छा काम कोई और नहीं कर सकता है। ठीक है, फिर इसके बाद पॉजिटिव इफेक्ट अपन इसके देखेंगे। अगर ये प्रिंसिपल फॉलो होता है, अगर ये प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है अपनी कंपनी के अंदर, तो इसका क्या गुड इफेक्ट, क्या पॉजिटिव इफेक्ट अपन को देखने को मिलेगा। सबसे पहला स्पेशलाइजेशन। व्हेन अ वर्क इज डिवाइडेड एज पर क्वालिफिकेशन इट लीड टू स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन आएगा, स्पेशलाइजेशन का मतलब होता है कि वो पर्टिकुलर एम्प्लॉय वो पर्टिकुलर वर्क में इतना एक्सपर्ट है कि उससे अच्छा वो कोई और काम कर ही नहीं सकता है, इसको बोलते हैं स्पेशलाइजेशन। ठीक है, तो व्हेन वर्क इज डिवाइडेड एज पर क्वालिफिकेशन इट लीड टू स्पेशलाइजेशन, जिससे कंपनी में क्या आएगा, स्पेशलाइजेशन आएगा। ठीक है, इंप्रूव एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कैसे बढ़ेगा, व्हेन एम्प्लॉय परफॉर्म वन टास्क अगेन एंड अगेन ही बिकम एक्सपर्ट, वो एक्सपर्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर उसने इस बार 10,000 रुपए का रिसोर्स लगाया है, अगली बार वो कोशिश करेगा कि मैं 9,500 का रिसोर्स लगाऊं, अगली बार वो कोशिश करेगा कि 9,000 का रिसोर्स लगाऊं। इससे होगा क्या, वो एक्सपर्ट हो गया, मतलब कम से कम वेस्ट वो करेगा। ठीक है, तो इससे क्या आएगी, इससे इंप्रूव एफिशिएंसी, इससे हमारी एफिशिएंसी, हमारी कंपनी के काम करने की क्षमता एफिशिएंसी में कन्वर्ट होगी, मतलब कि कम से कम कॉस्ट में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन। ठीक है, इसके बाद कंसिक्वेंस ऑफ वायलेशन। अगर तुम ये प्रिंसिपल वायलेट करते हो, तुम टास्क को डिवाइड नहीं करते हो, मन सोचे किसी को भी उठा के काम दे देते हो, वो चाहे काबिल हो चाहे काबिल नहीं हो। ठीक है, इससे होगा क्या, लैक ऑफ एफिशिएंसी। लैक ऑफ क्या रहेगा, एफिशिएंसी रहेगी। क्यों रहेगी, क्योंकि जैसे यहां पर मैंने कभी डी को बोल दिया पॉलिश करो, सी को बोल दिया रफ करो, एफिशिएंसी नहीं रहेगी, उनको ढंग से वो काम करना नहीं आता, अच्छे से काम करना नहीं आता। ठीक है, तो एफिशिएंसी नहीं रह पाएगी। क्यों नहीं रह पाएगी, क्योंकि वो कभी भी ज्यादा रिसोर्स वेस्ट करेंगे। ठीक है, वो कभी भी अच्छे से रिसोर्सेज को यूज नहीं कर पाएंगे। देयर विल बी नो स्पेशलाइजेशन। अब जो बंदा है, जो एम्प्लॉय है, डी है, वो सपोज कभी कटिंग कर रहा है, कभी रबिंग कर रहा है, वो किसी भी एक काम में स्पेशलाइज्ड हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, वो कर सकता है, लेकिन वो किसी एक काम में स्पेशलाइज्ड नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसके बाद चांसेस ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। ऐसा भी हो सकता है कि ये बी ने जाके पॉलिश कर दी और पॉलिश थोड़ी ढंग से नहीं हुई, सी को लगा कि यार नहीं पॉलिश करनी थी दोबारा, सी ने भी दोबारा आके पॉलिश कर दिया। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं कंपनी में चलती रहती है अगर डिवीजन ऑफ वर्क ढंग से ना होए तो। ठीक है, तो डिवीजन ऑफ वर्क इज अ प्रिंसिपल विच इज मस्ट फॉर एवरी ऑर्गेनाइजेशन, ऑलमोस्ट एवरी ऑर्गेनाइजेशन। डिवीजन ऑफ वर्क क्या है, पूरे काम को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देना और वो छोटे छोटे हिस्से, वो छोटे छोटे टास्क एक एक एम्प्लॉय को प्रोवाइड करना, ताकि एफिशिएंसी आए काम में, ताकि स्पेशलाइजेशन आए काम में। ठीक है, 14 प्रिंसिपल हमने यहां देखे, उसके नाम देखे, फर्स्ट प्रिंसिपल भी पढ़ लिया, डिवीजन ऑफ वर्क। ओके, आई होप यू गेट इट।